जब आपको किसी भी प्रकार का टूल बार लेके आना है, नया टूल बार लेके आना है, तो आपको टूल्स के अंदर जाना है, उसके बाद आपको टूल बार के अंदर जाना है, उसके बाद आपको ऑटोकैड के अंदर जाना है, उसके बाद उस पर्टिकुलर टूल बार के नाम पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे कि मुझे अब दूसरा टूल बार चाहिए तो मैं उस टूल बार के नाम पे ऐसे क्लिक कर दूंगा, तो ये वाला मेरा टूल बार यहाँ पे आ गया है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, उस ऑब्जेक्ट का टूल बार को ला सकते हैं। साथ ही साथ किसी टूल बार को हटाना है तो ये जो क्रॉस पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ऐसे क्लिक कर दीजिए तो ये हट सकता है। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी पहले से दिए होते हैं, इनको भी आप हटा सकते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे ये वाला टूल बार है, ये नहीं चाहिए तो मैं इसको बाहर लेके तो यहाँ पे इसको ऐसे अलग कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका तो ये हो गया टूल बार को लाने का। दूसरा, आपको टूल बार को लाना है। टूल बार क्या होता है वो मैंने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ। ये देखो आपको अभी क्या दिख रहा है, एक प्रकार का बार है ना, लेकिन इनके अंदर अगर टूल्स रख दिए जाएं तो ये कहलाएगा टूल बार। इसको हम बार कहते हैं, है ना। ये एक प्रकार का बार है और इसको, इसमें अगर मैं टूल्स रख दिए जाए तो उस टूल्स को मैं कहूँगा टूल बार। और वो टूल बार के अंदर जो टूल हैं वो किस पर्पस से काम आ रहे हैं उसके लिए हम उस टूल बार का नाम दे देंगे। जैसे कि यदि आपको यहाँ पे कुछ टूल दिए हैं, पेंसिल दी हुई है, पेन दिया हुआ है आपको, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्केचिंग टूल बार कहलाएगा। इसी प्रकार से अलग अलग प्रकार के टूल बार्स का हम नाम दे सकते हैं। तो वो ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है कि किस टूल बार का क्या नाम है, वो हमें नहीं देना है, वो पहले से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस टूल बार एंड यू डोंट नो बट यू वांट टू नेम इज दिस टूल बार, और मैं चाहता हूं कि मैं ना बताऊं, तो कैसे पता करोगे। सो ऑटोकैड विल यू आंसर, कैसे, ये जो आपको दिख रहा है ना ये कॉर्नर पॉइंट्स, यहाँ पे आप क्या करो, ऐसे अपने एरो को ऐसे छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटोकैड स्वयं अपने टूल बार का इंट्रोडक्शन दे देगा। अब ये बोल रहा है स्टैंडर्ड टूल बार है। अब इस स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर जो टूल्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी चाहिए। जैसे ये टूल बार है, ये टूल है, ये क्विक है, या इसको कमांड भी बोल सकते हैं, टूल भी बोल सकते हैं, कमांड भी बोल सकते हैं। तो ये क्विक के अंदर मैं अगर ऐसे क्लिक करूं तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, क्विक न्यू, नई फाइल को लाना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है क्या नाम से, सेव, यहाँ पे दिया हुआ प्रिंटिंग, यहाँ पे प्लॉटिंग, और बहुत सारे प्रकार से यहाँ पे ये दिया हुआ है ना। तो ये टूल बार के सब डिटेल में आपको मिल जाएगा। केवल और केवल यहाँ पे कर्सर ला के छोड़ना है। देखो नीचे यहाँ पे प्रेस 1 लिख के आ रहा है। प्रेस 1 का क्या संबंध है, प्रेस 1 का संबंध है कि यदि आपको इस पर्टिकुलर टूल्स के बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्रेस 1। तो जैसे ही मैं प्रेस 1 को दबाता हूँ तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की पूरी डिटेल विथ डेफिनेशन खुल जाएगी। तो देखो ये खुल रही है, मैंने F1 दबाया है, यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट की डिटेल रहेगी, उसका नाम रहेगा, उसका पता रहेगा, उसकी डेफिनेशन रहेगी, और उसका कैसे प्रयोग करना है वो सब चीज़ें यहाँ पे खुलेंगी। लोड ले रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ, अलग कर देता हूँ, ठीक है। तो एक तरीका तो हो गया कि इन टूल बार्स को आपको डिस्प्ले पे लाना है, तो कैसे लाना है वो मैंने पहला तरीका बताया। यहाँ पे यहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है, और उसका नाम। अब दूसरा तरीका है कि यदि आपको यहाँ से नहीं जाना है और टूल बार को लाना है इस डिस्प्ले पे, हाउ, तो क्या करना है आपको, यहाँ पे जैसे कि ये काला एक दिख रहा है ना, ये ब्राउन एरिया इस टूल बार में, किसी भी टूल बार में, तो ये जो ब्राउन एरिया है यहाँ पे अभी आपने माउस का कर्सर किया था ना, वहीं पे आपको माउस का राइट क्लिक कर लेना है। तो सीधे सीधे क्या होगी, ये लिस्ट ही ओपन हो जाएगी डायरेक्टली। या तो आप इस एरिया की शुरुआत में भी कर सकते हो या इस एरिया के अंत में भी कर सकते हो, तो भी वही लिस्ट आपकी वापस से ओपन होगी और आप उस टूल बार को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अभी हम इनको पर्टिकुलर एक एरियाज में क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। हो गया सेट, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक और तरीका बताते हैं कि अगर आपको यहाँ से भी टूल बार को नहीं लाना है तो आप क्या करेंगे,
यहाँ कहीं आप राइट क्लिक कर लें, जहाँ पे खाली काली स्पेस इस एरिया पे दिखे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी ऑटोकैड का मेनू ओपन आएगा और यहाँ पे टूल्स आ जाएंगे। तो ये मुख्य है ना, ये 3 प्रकार से अपन हाउ टू एक्सेस टूल बार फ्रॉम टूल्स और फ्रॉम डिस्प्ले। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। फिर अगला इसका एक कमांड आता है, इसको बोलते हैं हम कमांड लाइन। कमांड लाइन का क्या संबंध है, तो मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, तो ये हमारा मेन मेनू ब्राउज़र कहलाता है। फिर इसके अंदर ये होते हैं सब जो टूल दिए हुए हैं, ये जो है सब टूल बार हैं, ये सब टूल बार हैं। और ये पूरा जो एरिया दिख रहा है ये पूरा आपका ड्राइंग एरिया है। और ये जो आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड UCS, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे टॉप व्यू अभी शो कर रहा है। फिर इसके बाद आप जो देख रहे होंगे ये वाला एरिया है ना, ये पूरा का पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये कहलाता है कमांड लाइन। अब यहाँ पे देखो नीचे लिखा होता है टाइप अ कमांड, मतलब कि इफ यू डू नॉट नो द टूल बार नेम ऑफ पर्टिकुलर एनी कमांड सो यू कैन ऑल्सो सर्च। यदि आपको किसी टूल बार में का नाम नहीं पता है पर उस टूल का नाम पता है और उसका प्रयोग करना है तो आप डायरेक्टली उस कमांड का प्रयोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे लाइन बनाना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे LINE टाइप करूँगा। जैसे ही मैंने लाइन टाइप किया तो यहाँ पे एक लाइन टाइप नाम की एक कमांड है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद फिर वो पूछेगा तो फिर मैं लाइन बनाना शुरू करूँगा। ये अभी मैंने बताना शुरू नहीं किया है, सो डोंट बॉदर, आई विल एक्सप्लेन इट। ठीक है, नाउ टूल्स के अंदर और भी टूल्स होते हैं, जैसे कि क्लियर स्क्रीन होता है, स्पेलिंग। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो देखो ये पूरी स्क्रीन क्लियर हो गई, इसी को बोलते हैं क्लियर स्क्रीन। ठीक है, टूल्स के अंदर क्लियर स्क्रीन। ठीक, अब आगे बात करूं तो स्पेलिंग को चेक करना है या कुछ क्विक सिलेक्शन करना है, ड्रॉ इनटू ऑर्डर, और ये सब जो देख रहे हैं ये सब टूल्स को भी हम एक एक करके पढ़ेंगे। मेन हमारा यही होता है, यहाँ पर ज़्यादा कुछ प्रयोग नहीं है, फिर भी हम इनको आपको सब कुछ टच करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है ड्रॉ। अब ये जो ड्रॉ है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ड्रॉ, तो ड्रॉ इज अ ड्रॉ स्केचिंग टूल बार विच यूज फॉर मेकिंग स्केच लाइक लाइन बनाना, सर्कल बनाना, पेंटागन बनाना, ट्रायंगल बनाना, ऑक्टागन बनाना, और इन सब की हेल्प से आप एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को बना पाएंगे। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो देखो ये ड्रॉ के टूल्स हैं, यहाँ पे ड्रॉ के ये टूल्स हैं, जैसे कि लाइन है, सर्कल है, 3D पॉलीलाइन है, आर्क है, डोनेट है, इलिप्स है, स्प्लाइन है, और ये सब इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो ड्रॉ दिया हुआ है और यहाँ पे जो दिया हुआ है ये सेम थिंग्स है, यहाँ वाला और यहाँ वाला आप काम कर सकते हो दोनों जगह से। यदि आप चाहते हो कि यहाँ से आपको इसका काम करना है तो आप यहाँ से काम कीजिए, और यदि आप चाहते हो यहाँ से एक्सेस करना तो आप यहाँ से एक्सेस कीजिए, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया है डेवलपर ने कि आप इसको अपने पर्टिकुलर राइट लेफ्ट हैंडर जो भी हैं वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और चाहें तो मेन मेनू ब्राउज़र में तो दिया ही हुआ है, तो ड्रॉ टूल बार यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है वो डायमेंशंस। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डायमेंशन, तो डायमेंशंस का मतलब होता है आफ्टर स्केचिंग वी हैव टू प्रोवाइड डायमेंशन, और आफ्टर प्रोवाइड द डायमेंशन इट विल ट्रीट एज अ ड्राफ्टिंग, है ना। तो जब हम कोई ऑब्जेक्ट में बनाते हैं और उसमें कोई डायमेंशन नहीं देते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग, है ना। जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसमें कोई डायमेंशन नहीं देते हैं तो वो कहलाता है ड्राइंग, लेकिन यदि हम उसमें डायमेंशन दे देते हैं तो वो कहलाता है डिज़ाइन। मतलब कि जब तक आपकी हाइट नहीं पता चलेगी तो आपकी हाइट क्या है हम बता ही नहीं पाएंगे, इसीलिए वो इनकम्प्लीट कहलाएगी। मान लो कि मैंने यहाँ से एक लाइन खींची तो ये लाइन तो है पर कितने की है, कितनी मोटी है हमको नहीं मालूम। यदि हम इसकी डायमेंशनिंग कर दें ऐसे, तो यहाँ से यहाँ तक जब हम ऐसे डायमेंशनिंग कर देंगे तो ये हमारी एक डिज़ाइन पे कन्वर्ट हो जाएगी, और इस पूरी ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं ड्राफ्टिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये समझा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या था मेरा ये, ठीक है। फिर आगे अब अगर मैं बात करूँ तो डायमेंशंस के अंदर लीनियर एक क्या है, तो लीनियर का मतलब होता है कि यदि आपको सीधी रेखा को मेजर करना है तो आप लीनियर से करें। सीधी रेखा का संबंध क्या है, मान लीजिए कि यहाँ से एक लाइन ऐसी बनी है या यहाँ से एक लाइन ऐसी बनी है और आई वॉन्ट टू मेजर दीज टू लाइन्स, तो मुझे डायमेंशंस के अंदर जाके यहाँ पे इसको मेज़र करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये होता है डायमेंशंस लीनियर। और यहाँ पे एक और दिया हुआ अलाइंड, यदि मेरी जो लाइन ऐसी बनी हुई है, टेढ़ी बनी हुई है, कैसी बनी हुई है, लाइन मेरी ऐसी बनी हुई है, आई वॉन्ट टू मेजर दिस लाइन लेंथ, सो आई हैव टू टूल्स, अलाइन टूल्स, सो मैं यूज़ करूँगा अलाइन टूल्स ऐसे। ये सब मैं आपको बताऊंगा, इसको भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार सर्कल को मेज़र करना है तो रेडियस से कर सकते हैं और डायमीटर से कर सकते हैं। एंगल को मेज़र करना है तो एंगुलर से मेज़र कर सकते हैं। बेस लाइन को मेज़र करना है तो बेस लाइन को मेज़र कर सकते हैं। यदि आपको कंटिन्यूअसली पैरेलल मेजरमेंट लेना है तो यहाँ से ले सकते हैं। इसी प्रकार ये भी दिए हुए हैं, इनकी भी हेल्प से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। तो यहाँ पर डायमेंशन का रोल क्या होता है, मेजरमेंट करने के लिए होता है, ठीक है। अगला जो आता है मॉडलिंग, मॉडिफाई, है ना। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है, आफ्टर स्केचिंग यू कैन मॉडिफाइड इन एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि यदि आपने कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस टूल बनाया है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक यदि ऐसे सर्कल बना लिया और I want to remove this circle, so I cannot remove from this toolbar because this is only for sketching, so that I have to remove this toolbar from another tools. So this is the modified toolbar, and here is the erase tool. We can use erase tool for erasing this object, है ना। क्योंकि हर एक टूल्स एक पर्टिकुलर टूल बार में नहीं दिया जा सकता, ये संभव नहीं है, इसीलिए अलग अलग उसको दिया गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मॉडिफाई टूल बार के माध्यम से इरेज टूल होगा, इरेज टूल में क्लिक करूँगा, इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करूँगा और एंटर कर दूँगा तो ये इरेज हो जाएगा। ये कहलाता है मॉडिफाई टूल बार। मॉडिफाई टूल बार के अंदर ढेर सारे टूल्स होते हैं, जैसे कि इरेज है, कॉपी है, मिरर है, ऑफसेट है, एरे है, मूव है, रोटेट है, स्केल है। मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करना है, जैसे मैंने वो सर्कल बनाया था, अभी मैंने इसको इरेज करना था तो मैंने उसको इरेज कर दिया। बट मैं उसको चाहता था क्या, 5 कॉपी और करना, तो मैं उसको कॉपी कर सकता था, मिरर भी कर सकता था, उसको मूव भी कर सकता था, रोटेट भी कर सकता था। यदि मुझे किसी लाइन को कट करना है तो मैं ट्रिम कर सकता हूँ। इन सब टूल्स की भी मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ये मॉडिफाई टूल बार है। फिर ये होता है पैरामेट्रिक टूल्स, इसमें कुछ ज़्यादा कंटेंट नहीं है, इसका कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है अभी, बाद में। फिर आता है विंडो। इफ़ यू वांट टू क्लोज दिस पर्टिकुलर विंडो, सो गो टू द विंडो टूल्स एंड, जैसे कि इसका प्रयोग क्या करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट बन जाए और आपको नया ऑब्जेक्ट लेना है तो आप उसको क्लोज ऑल करें, इसको सेव करना है तो यहाँ से सेव करें और इसको नहीं करना तो नो कर दें, फिर ये क्लोज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको इतना खुलेगा, पूरे तरीके से क्लोज नहीं होगा। तो आपको अगर फिर से नई फाइल लानी है तो फाइल पे जाना है और न्यू पे क्लिक करना है। यदि आप फाइल पे नहीं भी क्लिक करेंगे तो ऊपर भी ये 3 चीज़ दी हुई हैं, ये भी वही है जो यहाँ नीचे दिया हुआ है, तो आप न्यू पे क्लिक करें। इसके बाद देखोगे तो यहाँ पे टेम्पलेट्स आते हैं। टेम्पलेट्स मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको इस पर्टिकुलर एरिया में ड्राइंग बनाना है और उसका डिज़ाइन ये है, तो ये टेम्पलेट कहलाते हैं। यदि आपको इस टेम्पलेट का प्रयोग नहीं करना है तो यू कैन स्किप दिस प्रोसेस एंड क्लिक हेयर। देखो यहाँ पे ओपन के बाजू में एक एरो दिया हुआ, आपको इस टेम्पलेट को नहीं लेना है जैसे, तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका ब्लैंक स्क्रीन आ जाएगा और इस स्क्रीन पे आप ड्राइंग फिर से बना सकते हैं और उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ये होता है विंडो, ठीक है। फिर आपको मैंने आगे बताया तो यहाँ पे ये हेल्प है, इसका भी ज़्यादा प्रयोग नहीं है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि ये इस एरिया में हमको ड्राइंग बनाना है, इस एरिया में ये कहलाता है आपका कमांड लाइन, इसको दूसरी भाषा में कमांड प्रॉम्प्ट भी बोलते हैं, और एक भाषा और है, मतलब एक शब्द और है, इसको हम बोलते हैं कमांड विंडो। बेसिकली इसका यूज़ वही होता है कि आपने जो जो एक्टिविटी करी है वो यहाँ पर शो करते जाएगी, बताते जाएगी, और आपको काम करने में आसानी जाएगी। जैसे कि मैं अगर मैं लाइन पर क्लिक करूँ तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई लाइन, अभी नहीं आया था लेकिन अब आ गया। जैसे मैंने सर्कल पर क्लिक किया तो यहाँ पे सर्कल की एक्टिविटीज़ के बारे में आया। तो ऐसे ये इंट्रोड्यूस अपने आप को करते रहेगा और हमको जानकारी देते रहेगा कि हमको नेक्स्ट प्रोसेस क्या करनी है। फिर इसके बाद मैं बात करूं तो जैसे ड्रॉ टूल बार यहाँ पे है और यहाँ पे मैंने उसका एक्सटेंशन निकाला है, और ये एक्सटेंशन कहाँ से निकाला है, टूल्स के अंदर टूल बार के अंदर ऑटोकैड के अंदर ड्रॉ टूल बार। तो यहाँ पे अगर मैं इसको अनक्लिक करूँगा तो ये वाला जो है पर्टिकुलर यहाँ से हट जाएगा, हट गया। ऐसे ही यहाँ पे जो मॉडिफाइड टूल बार है, यहाँ पे जो मॉडिफाइड टूल बार है, यहाँ से मैं इसको भी हटाऊं तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा, मॉडिफाई से हट जाएगा। तो ये हट भी सकता है, आप चाहो तो इतने के अंदर से ही काम कराओ और कोई टूल ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अपन को शॉर्टकट लेना होता है तो हम क्या करते हैं, इनको यहाँ पे निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स बार के अंदर, ठीक है। तो हम इनको ले लेते हैं वापस, ड्रॉ ले लेते हैं और कौन सा ले लेते हैं, मॉडिफाई, या दिस, ओके। इसके बाद मैं आपको बात करूं आगे, तो यहाँ पे आप देखो तो ये लास्ट में एक और लाइन दिख रही है, ये लाइन क्या है, तो ये कहलाती है स्टेटस टूल बार, और ये अंतिम लाइन है। स्टेटस का मीनिंग क्या है, यहाँ पे देखो कुछ नंबर, कुछ अक्षर, मैं एक चीज और मार्क कर दूं जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। ये पर्टिकुलर एरिया पे देख रहे हो, ये कुछ नंबर चल रहे हैं ना, ये यहाँ पे देखो है ना, ये जो एरो है, ये वाला एरो है ना, ये एरो है। तो यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँ तो देखो ये जो है एरो क्या हो रहा है, ये देखो चालू है ना। तो ये जो एरो है ये इस एक्स वाई एक्सिस की क्या हो रही है, पोजीशन को बताती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेटस टूल बार। और इस स्टेटस टूल बार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो ये सिर्फ इसकी डायमेंशंस का पता करने, लेकिन इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो देख रहे हैं हम, ये वाला है ना, तो ये क्या है, ये है इस ऑब्जेक्ट की टॉगल्स की, ये वाली जो है ये कहलाती हैं टॉगल्स की। और इन टॉगल्स की का प्रयोग कहाँ करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हेल्प करने में, बनाने में, ड्राइंग बनाने में हेल्प करने में करते हैं। जैसे कि ये इन्फर है तो ये इन्फॉर्मेशन देता है, स्नैप में क्या होता है, ग्रिड बन जाते हैं, स्नैप बन जाता है। ऑर्थो में क्या होता है कि यदि आपको सीधा सीधा लाइन बनाना है, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा मतलब बिल्कुल स्ट्रेट, टेढ़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पे अगर आपको बनाना है तो आप कौन सा लेंगे, आप लेंगे ऑर्थो। यदि आपको 90 डिग्री के एंगल पे नहीं बनाना है, यदि आपको ऐसी लाइन बनाना है ना, ये कोई 90 पे एंगल नहीं होगा, ये 45 पे होगा, तो आपको पोलर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट स्नैप है, इसका प्रयोग क्या होगा, मान लीजिए कि यहाँ पे एक लाइन है तो यहाँ पे एक मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होगा, यहाँ पे एक एंड पॉइंट होगा। तो इन पॉइंट्स को डिटेक्ट करने के लिए हम ये स्नैप का प्रयोग करेंगे। तो ये अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, ठीक है, तो इनका हम प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं बताऊं तो ट्रैक है, डायनामिक इनपुट है, तो इनको भी समझेंगे। ये सब टूल्स क्या करेंगे, ड्राइंग बनाने में हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद ये मॉडल्स आ जाता है, यहाँ पे वही चीज़ बताई। अब ये 1:1 रेशो क्या है, मान लो कि मेरी एक ड्राइंग है जिसकी वैल्यू है 5 फीट 3 इंच, तो समझ लो कि 5 फीट 3 इंच क्या हो गया मेरा, 1:1 रेशो। अगर मैं उसका 2 गुना कर दूं तो वो क्या हो जाएगा, 2:1। अगर मैं 3 गुना कर दूंगा तो 3:1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं उसको कम कर दूंगा तो 1 से भाग दे दूंगा तो वो मेरा रेशो निकल आएगा। तो यहाँ पे देखो तो ये वही रेशो शो कर रहा है, 1:1, 1:2, 1:3, ऐसे अपोजिट में 2:1, 4:1, 8:1,
तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ड्राइंग को छोटा बड़ा कर सकते हैं, कंप्लीट ड्राइंग को। मतलब आपके अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट है और उसको आपको बड़ा करना है, 2 गुना साइज लेना है, तो यू कैन चेंज देयर डायमेंशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये है। ठीक है, आगे हम ये सब छोटे छोटे और कुछ टूल्स हैं, ये भी सब ड्राइंग बनाते बनाते आपको सब बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ आज मैंने एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है ड्राइंग का। आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे कमेंट करना है कि ग्रुप में जो मैंने आज पढ़ाया वो समझ में आया कि नहीं। कल की क्लास सुबह 10 बजे से ही रहेगी और कल की क्लास से हम इंट्रोडक्शन नहीं करेंगे, कल की क्लास से परिचय हो चुका है, कल की क्लास से हम ड्राइंग बनाना शुरू करेंगे। आज मैं आपको थोड़ा बहुत और बता देता हूँ कि 2D 3D क्या होता है, ड्राइंग का क्या मीनिंग है, क्या ड्राइंग बनाते हैं। तो जैसे मैं अभी आपको क्लिक करूँ यहाँ पे, तो देखो ये सब कहलाती हैं 2D ड्राइंग्स, है ना। ये शुरुआती ड्राइंग्स हैं, इसका हायर वर्जन भी आ जाता है। इन ड्राइंग को बनाना है आपको, तो ये सिर्फ 2D है। यहाँ पे केवल और केवल 2 एक्सेस हैं, एक एक्सेस है आपकी ये और एक एक्सेस है आपकी ये। तो यहाँ पे एक एक्सेस x है और एक एक्सेस आपकी कौन सी है, z है। लेकिन यदि हाँ देखो यहाँ पे x और z दिख रही है, ऐसी इसी ड्राइंग में भी x और z है। लेकिन यदि मैं आपको आगे बात करूँ तो यहाँ पे कहाँ पे, इस ड्राइंग में यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो 3D वाले में अगर मैं क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे 3 एक्सेस काम कर रही हैं। ठीक है, 3 एक्सेस कौन से काम कर रहे हैं, x, y और z। अब वो कौन से कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कौन से कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक्सेस काम कर रहा है, यहाँ पे एक एक्सेस काम कर रहा है और यहाँ पे एक एक्सेस काम कर रहा है। इसी प्रकार एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है, एक एक्सेस ये है। तो इसमें एक x है, एक y है और एक z है। कौन सा x है, कौन सा y है, कौन सा z है वो अभी ना समझो, वो आपको फिर हम आपको जब ड्राइंग बनाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, इस प्रकार से 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, ये सब हम टूल्स, ये सब ड्राइंग्स हम बनाने वाले हैं। ये सारे ड्राइंग्स हम बनाने वाले हैं, ये सब कुछ बनाने वाले हैं। यहाँ पे असेंबली भी दी हुई है, ये भी हम सब बनाने वाले हैं। सारे के सारे ड्राइंग आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर करेंगे। ये PDF में हमने इसको लिया था, ये भी हमने बनाया हुआ था। 2D के हम कुछ और टूल्स बता दें तो 2D के कुछ और ड्राइंग्स है, जैसे ये है, ये सब 2D के ड्राइंग है जिसमें कुछ सिंपल स्टेप दिया होता है, केवल 2 डायमेंशंस होती हैं। ये सब 2D है। ठीक है, ये सब 2D हम करेंगे, एक एक करके हम पूरी ड्राइंग कंप्लीट करेंगे। आपको ऑटोकैड में एक्सपर्ट बना देंगे। 2 हफ्ते में आप हमारे साथ कनेक्ट होके ड्राइंग सीख सकते हैं। ठीक है, अब रही बात सॉफ्टवेयर की। सो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड सॉफ्टवेयर, सो यू कैन यूज गेट इनटू पीसी टूल्स, है ना। गेट इनटू पीसी साइड, इस साइड को आप क्लिक करेंगे। इस साइड को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक आएगी। अभी देखो ये साइट चल नहीं रही है, कुछ अब आगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। यहाँ पे आप ऑटोकैड का जो भी वर्जन चाहें, आप चाहें तो 14 कर सकते हैं, 13 कर सकते हैं। ठीक है, कोई सा भी आप ऑटोकैड का वर्जन ले सकते हैं और वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैंने ऑटोकैड 13 क्लिक किया तो यहाँ पे देखो ऑटोकैड 13 आ गया। 32 बिट और 64 बिट है। आपका कंप्यूटर 32 बिट का हो तो आपको 32 बिट लेना है, और आपका कंप्यूटर 64 बिट का हो तो आपको 64 बिट लेना है यहाँ से, है ना। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर 64 बिट का है तो आप 64 बिट ही लें, और हो सके तो 13 ही लें, है ना। 13 सॉफ्टवेयर थोड़ा सा क्या है, हल्का है और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे अलग से दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको इसको डाउनलोड करना है तो कैसे डाउनलोड करेंगे, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा आपका, ये ऑटोकैड फ्री 32 बिट। फिर आप नीचे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे। अरे यार क्या हो रहा है, एक मिनट फिर से जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आएगा, यहाँ पे नीचे डाउनलोडिंग का ऑप्शन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो ये डाउनलोडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला
32 वाले इस पे क्लिक करेंगे, 64 वाले इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे नीचे भी दिया हुआ है, नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे यहाँ पे ये इसका आपको पेंच फाइल मिल जाएगी, क्रैक फाइल मिल जाएगी, तो आप यहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको साइड में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको कॉपी करके अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। कौन से वाले? अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अभी हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। तो वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर लेंगे। और डाउनलोड करते समय आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो, कहाँ पे, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला एरिया, ये आपको यहाँ पे इंटरनेट और आपको ये क्या नाम से एंटीवायरस को क्लोज़ करना है। यदि आप इंटरनेट और एंटीवायरस क्लोज़ नहीं करेंगे तो आपका ये क्रैक नहीं होगा और आपको ड्राइंग बनाने में प्रॉब्लम जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, दोनों इंटरनेट को और इसको क्या कर देना है, अलग करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करते समय आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें फ़ोन कर देंगे, तो आपको हम कैसे डाउनलोड करना है वो भी बता देंगे। जो भी आपको दिक्कत जाएगी वो हम सारी हेल्प करेंगे। बस रिक्वेस्ट यही रहेगी कि समय पे आप कनेक्ट हो जाएं, ज्वाइन करें और क्लास लें और प्रैक्टिस करें। ये इतना ही करना है। फिर जब भी कभी कोई वैकेंसीज आती है ऑटोकैड से रिलेटेड तो आपको हम इंफॉर्मेशन दे देंगे और साथ में आप खुद भी सर्च करते रहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी ग्रुप में ये अपनी सॉफ्टवेयर की लिंक डाल दे रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, तो ये हमने ये लिंक डाल दी, CNC वाले फ़ोल्डर में भी डाल दे रहे हैं और ऑटोकैड वाले फ़ोल्डर में भी डाल दे रहे हैं। ठीक है, तो दोनों लिंक हमने दोनों फोल्डर्स में डाल दिए हैं और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ना। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊं तो यहाँ पे हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन ऑटोकैड का प्राय समाप्त हुआ है। और अब आगे की क्लासेस जो रहेंगी डायरेक्टली प्रैक्टिकल बेसिस रहेंगी, तो क्लास को टाइम पर लेना है। और आज की क्लास का यदि आप लोगों को वीडियो लेक्चर चाहिए होगा तो मेरे को बता देना, मैं लिंक भेज दूंगा। उस लिंक को आप क्या करेंगे, फॉलो करेंगे तो आपको वो इंट्रोडक्टरी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो क्लास को समाप्त कर रहा हूँ। कल आप 10 बजे सुबह ज्वाइन कर लेना और अपने साथ वाले दोस्तों को सबको शेयर करो। जो भी बच्चे ऑटोकैड का कोर्स करना चाहते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, तो हम उनको ऑनलाइन में एडमिशन दे देंगे और वो सब भी इस कोर्स को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। सिविल वाले, मैकेनिकल वाले, इलेक्ट्रिकल वाले सभी लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, सारे लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऑटोकैड का क्या मतलब है? ऑटोकैड का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ये एक कंपनी के द्वारा बनाया गया, जिस कंपनी का नाम है ऑटोडेस्क। ऑटोडेस्क कंपनी ऑटोकैड के अलावा और भी सॉफ्टवेयर बनाती है। बेसिकली ऑटोडेस्क कंपनी लैटिन अमेरिकन कंपनी है। भारत में 1990 के बाद ऑटोकैड का प्रयोग होना शुरू हुआ है। नाउअडे ऑटोकैड का बहुत ज़्यादा महत्व है। अच्छा, जिनके माइक ऑन है वो अपने माइक को ऑफ कर दें, म्यूट कर दें, ताकि मैं स्पीक करूं तो आपको मतलब बाहर का सराउंडिंग ना पाए। ठीक है, तो ऑटोकैड का जो सेटअप बनाया वो ऑटोडेस्क नामक एक कंपनी ने बनाया। और बेसिकली शुरुआत में इसका प्रयोग जो था वो 2D डिज़ाइन बनाने के लिए किया जाता था। 2D डिज़ाइन बनाने के लिए, या 2D और 3D डिज़ाइन भी होती थी उसमें, परंतु बेसिकली वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बस ज़्यादा बनाया गया था। मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वास्ता ये है कि यदि हम किसी कंपोनेंट की डिज़ाइन बनाएं, तो मशीन के कंपोनेंट्स की डिज़ाइन बनाएं, तो वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कहलाएगा। ठीक है, परंतु यदि अगर हम बताएं आपको कि अगर हमको उसी सॉफ्टवेयर में बिल्डिंग बनानी है या बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है कंप्यूटर में, तो वो कहलाएगा ऑटोकैड आर्किटेक्चर। और यदि मैं आपको बात करूं कि यदि हम सॉफ्टवेयर में सर्किट्स की डिज़ाइन, या सपोज दैट कि हम अगर मोबाइल की बात करें तो हमारे पास जो मोबाइल है उस मोबाइल के अंदर एक मदरबोर्ड काम कर रहा है। उस मदरबोर्ड में थाउजेंड्स ऑफ सर्किट्स होते हैं और उन सर्किट्स को
कंप्रेस्ड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। उसके बाद फिर उसमें बाकी की जो एक्टिविटीज़ होती हैं सोल्डिंग वगैरह वो सब बाद में की जाती है। तो पहले क्या होता है कि हम एक ओवरव्यू ओवर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम उसका फाइनल काम करते हैं। तो शुरुआती दौर में ऑटोकैड का काम मैकेनिकल के लिए हुआ, लेकिन नाउअडे हम इसका यूज़ जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं। जैसे कि हम सीएनसी मशीन्स की प्रोग्रामिंग्स निकालना चाहते हैं तो हम ऑटोकैड पे अपना काम करके सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं तो फैशन डिज़ाइनिंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताऊं तो मल्टीपल टाइप की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हो और मल्टीपल टाइप का इसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं दूसरे सॉफ्टवेयर की फाइलों के लिए, और वो जो ऑटोकैड की फाइल है वो दूसरे सॉफ्टवेयर में भी चल सकती है। तो शुरुआत में ऑटोकैड बना, फिर धीरे धीरे इंडस्ट्रीज जब डेवलप हुई तो ऑटोकैड के साथ फिर आगे कैटिया बना, अब प्रो ई बन गया है, यूनिग्राफिक्स आ गया है, स्टेट प्रो आ गया है, और बहुत सारे हज़ारों प्रकार के सॉफ्टवेयर आ गए हैं बेसिकली। तो हम कोई सा भी सॉफ्टवेयर प्रयोग कर सकते हैं एज पर द डिमांड ऑन द इंडस्ट्री एंड एज पर द डिमांड ऑन द मार्केट। तो ठीक है, तो डिमांड के हिसाब से हम उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकते हैं। तो वैसे आपको मैं बताऊं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, ये तीनों के लिए तो आजकल कॉमन सी चीज़ है कि ईडी हमारे लिए जो दी गई है इंजीनियरिंग ड्राइंग, वो हमारे आने वाले जब हम किसी कंपनी में जाते हैं तो हमको वहाँ ड्राइंग्स को रीड करके काम करना पड़ता है। तो नाउअडे अब अपडेशन आ चुका है, धीरे धीरे ईडी को ऑनलाइन कर दिया जाएगा, या मैं कहूँ कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से, ऑटोकैड के माध्यम से काम करना ज़्यादा इजी पड़ेगा। अब मैं आगे बात करूँ तो ऑटोकैड का एडवांटेज क्या है, तो मोस्ट एडवांटेज इसका ये है कि हम इस पे जो ड्राइंग बना सकते हैं वो बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। और दूसरा कि इसमें हम जब ड्राइंग बनाते हैं तो हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ बनती है। तीसरा, हम इसमें ऑटोमेटिकली बहुत ही आसानी तरीके से एडिट कर सकते हैं। चौथा, इसको हम जब प्रयोग करते हैं तो इसमें बनी हुई फाइल को हम हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को मेल के माध्यम से भेज सकते हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के माध्यम से भेज सकते हैं। लेकिन यदि अगर आप ऑफलाइन कोई पर्टिकुलर ड्राइंग बनाते हैं तो आप उसको अगर लंदन भेजना चाहें या मुंबई भेजना चाहें या दिल्ली भेजना चाहें तो यू आर अनेबल टू सेंड विद इन 2 to 3 days. You have to use you cannot use manual drawing through Gmail और ईमेल। ठीक है, तो ये सब फायदे होते हैं हम जब ऑटोकैड पे काम करते हैं। तो आज की इंडस्ट्री में हम आपको बताएं तो देखो आज हजारों प्रकार के एक से एक नए नए फर्नीचर्स आ गए हैं, कारों में इतनी अच्छी अच्छी कारें आ गई हैं बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग, बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ये जब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई तो इन्होंने अपने एक से एक ड्राइंग्स बनाने शुरू करे, अपने अपने कंपोनेंट्स बनाने शुरू किए, और आज मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मैकेनिकल का भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल का भी हो सकता है और सिविल का भी हो सकता है, डिपेंड ऑन करता है वो किस स्टेट का काम कर रहा है। तो आज के समय में हमको इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, तो बहुत अच्छा होगा कि हम इसको समझें। तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ, यहाँ पे जो ऑटोकैड का हमारे पास सर्वर है या हमारे पास ऑटोकैड का जो सॉफ्टवेयर है, इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का नाम है ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2040। इसका नाम इलेक्ट्रिकल है लेकिन हम इसमें मैकेनिकल का और सिविल का सभी का काम कर सकते हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो आज हम इस सॉफ्टवेयर का परिचय पढ़ेंगे। परिचय के लिए मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने ये ऑटोकैड हमारे पास जो इंस्टॉल्ड है, जब आपके पास कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होगा तो डेस्कटॉप पे हमारे पास ये आइकन बन के आएगा। इस आइकन को हमको ट्वाइसली क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं ये लोड लेता है, थोड़ी देर लोड लेगा। लोड लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा और एक्टिवेट होने के बाद आपको इस तरीके का ये डिस्प्ले आपको प्राप्त होगा। इस डिस्प्ले में आपको वेरियस टाइप्स के टूल्स मिलेंगे, कंटेंट मिलेंगे और आपको वेरियस टाइप के यहाँ पे ड्राइंग्स बनाने के लिए बहुत सारे मतलब टूल्स के साथ साथ आपको सजेशंस भी मिलेंगे। तो वो हम आपको अभी बताते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊं
तो ये थोड़ा सा लोड ले रहा है, अब इसको लोड लेने तो 2 बार ये लोड ले चुका है, एक बार ऑलरेडी था यहाँ पे। चलो ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बात करूँ तो जब हम ऑटोकैड खोलते हैं तो इस टाइप का ये स्ट्रक्चर खुलता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये ऑटोकैड का आइकन बन के आता है, इस पे अगर मैं क्लिक करूँ नीचे तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये एक मेनू ओपन होता है, इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, ड्राइंग को ओपन करते हैं। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड मेन मेनू ब्राउज़र। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो पट्टा है, कौन सा वाला पट्टा है, यहाँ पे आप देखो कौन सा वाला पट्टा है, ये वाला पट्टा है ना, ये वाला जो पट्टा है, दिस इज कॉल्ड मेन मेनू ब्राउज़र। ये मेन मेनू ब्राउज़र है, इसमें ये वाला जो टूल है, ये फाइल है, ये एडिट है, ये व्यू है, ये इंसर्ट है, ये अलग अलग टूल्स हैं। और इन सभी टूलों के अंदर एक पर्टिकुलर सब मेनूज होता है। जैसे कि मैं बात करूं कि यदि यहाँ पे मैं बात करूं आपको, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये जो फाइल मेनू है, तो मैं अगर फाइल में क्लिक करता हूं तो देखो यहाँ पे दिस इज द सीरीज ऑफ सब मेनूज ऑफ फाइल मेन कंटेंट। तो जैसे ही अगर आपको कोई नई फाइल लाना है तो न्यू पे क्लिक करना होता है, या Ctrl+N टाइप करना है तो यहाँ से आपकी नई फाइल आ जाती है। इसी प्रकार आगे इसमें बहुत सारे टूल्स दिए हुए हैं, मैं एक एक करके आपको स्पेसिफाई करता हूँ। तो फाइल के अंदर न्यू फाइल के बाद न्यू सीट है, यदि आपके पास पूरी की पूरी सीट है तो आप उसको नया करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और नीचे जो दिया है ओपन, Ctrl+O से भी ये चालू हो सकता है, और ओपन ऑलरेडी मतलब जो बनी हुई फाइल होती है उसको ओपन करना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कोई सी भी एक फाइल को ओपन करा दूं, यहाँ पे ऑटोकैड की पहले से बनी हुई फाइल को अगर मुझे ओपन कराना है तो मैं इस ओपन वाले टूल से उसको ओपन कर पाऊंगा। फिर इसके बाद आगे बात करूं तो यहाँ पे क्लोज्ड लिखा है, तो क्लोज करना है फाइल को तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। फिर लिखा है इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी फाइल को इंपोर्ट करना। अब इंपोर्ट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाइल के जो नाम होते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया 3D स्टूडियो, ACIS, कैटिया 5, IGES, इन्वेंटर, मेटालाइट, मैक्रो, और ये प्रोई, कैटिया, रिनो, सॉलिडवर्क, सॉलिड स्टेज, बहुत सारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर के नाम हैं। और इनके जो बाद में जो दिया हुआ ना ब्रैकेट में, दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ दीज पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, है ना। मतलब कि ये जो सॉफ्टवेयर है 3D स्टूडियो, इसका फाइल जो होगा सेव होगा .3ds में। इसी प्रकार ऑटोकैड की जो फाइल सेव होती है वो सेव होती है .dwg में, यहाँ पे लिखा होता है .dwg में। तो हमारी जो फाइल बनती है वो .dwg में होती है। लेकिन यदि आपको इसी सॉफ्टवेयर में इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बनी हुई फाइल को ओपन करना है तो यू कैन ऑल्सो एक्सेस इन दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम इंपोर्ट टूल। तो हम इंपोर्ट टूल से लाके उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनी हुई फाइल को भी हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो तो मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे फाइल के नीचे और भी टूल्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे सेव दिया हुआ है। सेव में हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, मतलब कि आप अपनी फाइल को दूसरे नाम से सेव कर सकते हैं यदि एक बार वो सेव हो चुकी है तो। एक्सपोर्ट में जो हम इंपोर्ट करते हैं इतने फॉर्मेट में, इसी फॉर्मेट में अपनी .dwg फाइल को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही ऑप्शन आता है, ये खोलेंगे तो इसी फॉर्मेट में हम अपनी DWG फाइल को, इस फॉर्मेट में भी हम अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये बेसिक क्या है, आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम है। फिर इसके बाद देखो नीचे दिया हुआ है यहाँ पे पेज सेटअप, प्लॉटर स्टाइल, प्लॉटर व्यू, मतलब कि ये जो देख रहे हैं आप, ये प्रिंटिंग एंड प्लॉटिंग से रिलेटेड है। सपोज दैट कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया, तो उस ऑब्जेक्ट को अब बनाने के बाद आपको किसी को प्रिंट आउट भेजना है या हार्ड कॉपी भेजनी है,
तो आपको उसका प्रिंट लेना पड़ेगा और प्रिंट लेके आप उसको भेज पाएंगे। जैसे किसी को पीडीएफ बना के भेजना है तो आपको उस फाइल को पर्टिकुलर पीडीएफ में बना के कन्वर्ट करके और उसको भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रिंटिंग और प्लॉटिंग का यही ऑप्शन होता है। फिर इसके बाद आता है अगला एडिट। एडिट में हम बात करें तो अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट का ऑप्शन आता है, डिलीट का ऑप्शन आता है, सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। जब आप ड्राइंग बनाते हैं तो आपको ये सब टूल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ये होता है एडिट के अंदर। फिर नेक्स्ट होता है व्यू टूल बार। व्यू का क्या मतलब है? व्यू मतलब कि आपका जब ड्राइंग बन जाए तो बनने के बाद वेरियस टाइप्स की उसमें एक्टिविटीज़ होंगी। सपोज दैट के बनने के बाद आपको जॉब को जूम करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है, तो दिस इज द जूम एंड देयर इज द जूम सब टूल्स। मतलब कि जूम इतने प्रकार से होगा। यहाँ पे अगर ज़्यादा करना है तो जूम इन कर देंगे, कम करना है तो आउट कर देंगे, बराबर करना है तो ऑल कर देंगे, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जूम करना है तो यहाँ देखो यहाँ पे कई प्रकार के जूम्स के टूल्स हैं। फिर पेन में देखो ये एक पंजा बना है, मतलब कि देखो मैं अगर इसको पकड़ के ऐसे उठाऊं, ऐसे ड्रैग कर दूं ऐसे करके इधर, तो ये पेन कहलाएगा। यहाँ पे पेन के भी कई प्रकार हैं। फिर ऐसे अगला जो होता है स्टीयरिंग व्हील, ये स्टीयरिंग व्हील कहलाता है। यदि इस स्टीयरिंग व्हील में मैं बोलूं तो इसमें मल्टीपल 3-4 टूल मिले होते हैं। जैसे इसमें जूम टूल है, ऑर्बिट टूल है, पेन टूल है और रिवाइंड टूल है। तो ये उस टूल के अंदर टूल है। कौन से टूल के अंदर टूल है? ये स्टीयरिंग व्हील के अंदर टूल है। फिर इसके बाद अगला आता है शो मोशन। शो मोशन का क्या मीनिंग है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको शो मोशन मतलब कि एनिमेटेड फॉर्म में, पिक्चर फॉर्म में शो कराना है। जैसे कि आपने अगर रैक और फिनियन बनाया तो उसको मूव करते हुए दिखाना है तो आप शो मोशन में जाके कर सकते हैं। फिर अगला आता है ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है कि जब आपका कोई ऑब्जेक्ट बन जाए तो उस बने हुए ऑब्जेक्ट को पर्टिकुलर किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 टूल्स। जैसे फ्री ऑर्बिट दिया है, कंस्टेंट दिया है और कंटिन्यूअस ऑर्बिट दिया है। कंटिन्यूअस ऑर्बिट में यदि किसी ऑब्जेक्ट पे आप ये अप्लाई कर देंगे तो वो कंटिन्यू ऐसा घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। 2D होगा तो भी घूमेगा, 3D होगा तो भी घूमेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो घूमता ही रहेगा। तो यहाँ पे ये होता है, ठीक है। फिर आता है कैमरा। तो कैमरा को आपको मालूम और अभी क्या आ गया यस सर। हाँ, थोड़ा सा क्या है, नेट की प्रॉब्लम चल रही है। हाँ ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बता रहा था कि बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर है इसके बारे में बता रहा था, व्यू के बारे में। तो यहाँ पे व्यू के अंदर देखो तो यहाँ पे क्या बताया था मैंने, ऑर्बिट। सपोज दैट के कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसा बना हुआ है, इसके पीछे साइड को देखना है तो कंप्यूटर में हमको घुसना तो पड़ना संभव नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस टाइप के टूल्स के माध्यम से हम उस ऑब्जेक्ट को घुमा सकते हैं और उसका बैक को राइट साइड सामने लाके उसको देख सकते हैं। फिर ऐसे कैमरा टूल है। कैमरे का हम कहाँ यूज़ करते हैं? बेसिकली हम जब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट बनाते हैं और पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर ऑनर फोकस देना है, अंदर प्रोजेक्शन देना है, तो हम कैमरे टूल का प्रयोग करते हैं। फिर अगला जो आता है क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन मतलब इस पूरे पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम क्लियर कर देते हैं तो क्लियर स्क्रीन हो जाता है। फिर आता है व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट में क्या होता है कि मतलब पोर्ट मतलब क्या होता है? पोर्ट मतलब होता है इसमें व्यू के 4-5 भाग कर देने। मान लीजिए ये पूरा एक पर्टिकुलर ये एक पोर्ट है, तो इसी पोर्ट को अगर मैं 4 हिस्से में डिवाइड कर दूं इस स्क्रीन पे तो ये 4 व्यू पोर्ट हो जाएंगे। ये बेसिकली आप कभी एक ड्राइंग देखते होंगे तो वहाँ पे ऐसा एक मेन ऑब्जेक्ट बना रहता है, फिर उसके नीचे टॉप व्यू बना रहेगा या उसके साइड में साइड व्यू रहेगा और एक फ्रंट व्यू रहेगा। तो ऐसे 4 व्यू करके बना देते हैं। तो इसको अगर हम व्यू पोर्ट करते हैं तो ऐसे अगर 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर टॉप हो गया या फ्रंट हो गया, बैक हो गया, राइट हो गया, तो हम उसको अलग अलग 4 पोर्टों में विभाजित कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अभी केवल और केवल परिचय हो रहा है, ऑटोकैड क्या है और ये काम कैसे करता है वो सब बस बता रहा हूँ मैं, है ना। तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ें आपको एक से लेके लास्ट तक की चीज़ें बताई जाएंगी।
और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर अपन बात करें नीचे, तो यहाँ 3D व्यू दिया हुआ है। 3D जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जिस ऑब्जेक्ट की लंबाई हो, चौड़ाई हो और मोटाई हो, तो उस ऑब्जेक्ट को हम 3D कहेंगे। और यदि वो 3 एक्सिस में है तो उसमें टॉप भी होगा, बॉटम भी होगा, लेफ्ट भी होगा, राइट भी होगा, फ्रंट भी होगा, बैक भी होगा। मतलब कि यदि किसी ऑब्जेक्ट में 3 व्यूज हैं तो उसका टॉप होगा तो उसका अपोजिट बॉटम होगा, और यदि लेफ्ट होगा तो उसका अपोजिट राइट होगा, और यदि फ्रंट होगा तो उसका अपोजिट बैक होगा। तो इस प्रकार से 3 मेन है और 3 उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर उसके बाद मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे देखो साउथ वेस्ट आइसोमेट्री, मतलब कि ऐसी एक अवस्था ऑब्जेक्ट की जिसमें हम एक बार में 3 व्यू देख सकें। जैसे कि इसमें यहाँ से ये भी दिख रहा है, यहाँ से ये भी दिख रहा है और यहाँ से ये भी दिख रहा है, मतलब कि एक बार में थोड़ा थोड़ा टॉप दिखे, थोड़ा थोड़ा फ्रंट दिखे और थोड़ा थोड़ा साइड दिखे। अब ये उसके डायरेक्शन है, मतलब कि इसका साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, इसका साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, इसका नॉर्थ ईस्ट है और इसका नॉर्थ वेस्ट है। इस प्रकार से 4 टूल ये हो गए। ये भी 3D टूल्स होते हैं, इनका प्रयोग भी हम ऑटोकैड में जब अपन एक्सरसाइज करेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये हाइड का ऑप्शन है, इसको हाइड कर देना है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, तो ये हाइड हो जाता है। फिर अगला आता है विजुअल स्टाइल, मतलब कि जब आपका ऑब्जेक्ट है वो दिखेगा कैसे, मतलब कि इसमें पहला दिया हुआ 2D वायर फ्रेम। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2D वायर फ्रेम? इट मीन्स जब आप ड्राइंग बनाएंगे तो केवल और केवल लाइनें जब दिखें तो 2D वायर फ्रेम होगा। मतलब कि यहाँ 3D में हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया तो उसमें कनेक्टिविटी क्या होगी, लाइनों से ही होगी या इन टूल्स से ही होगी, तो ये होएगा आपका 2D वायर फ्रेम। यदि लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाए और वो सॉलिड में दिखे, जिसको हम रियलिस्टिक बोल सकते हैं, मतलब कि जो एक्चुअल जैसा है वैसा दिख रहा है, तो वो कहलाएगा रियलिस्टिक है या कॉन्सेप्चुअल। फिर ये कुछ और है, शेडेड है, एक्सरे है, स्केचेस हैं, इनको भी हम ब्रीफली आपको बताएंगे, एक एक करके बताएंगे, है ना। फिर ये रेंडर टूल है, बेसिकली रेंडर टूल का प्रयोग मैपिंग में किया जाता है। फिर आता है डिस्प्ले में देखो तो UCS और ये सब दिए हुए हैं, ये सब चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। फिर आगे नीचे दिया हुआ है टूल बार, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ टूल बार एक्टिवेट हो जाती है। यहाँ पे इतने प्रकार के टूल्स होते हैं, देखो 3 पॉइंट लिखा है ना, यहाँ अब मैं नीचे कर रहा हूँ, यहाँ से देखो यहाँ पे हज़ारों प्रकार के टूल्स हैं। ये ऑल कमांड है ना, हर बहुत सारी कमांड्स है और इनका हमको प्रयोग करना है। परंतु ये हज़ारों प्रकार की तो हैं, पर हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं उतने में ही हमारा काम हो जाता है। मतलब कि यहाँ पे एक टूल बार अगर जूम दिया हुआ है तो उसकी ये पूरी कमांडें हैं, इसलिए ये हज़ारों प्रकार की ज़्यादा हो गई, ठीक है। अगला जो हमारा कंटेंट होता है वो इंसर्ट कंटेंट होता है। इंसर्ट के अंदर क्या करना है हम, मतलब कि इंसर्ट में यहाँ पे हम कोई दूसरी ऑब्जेक्ट को, बनी हुई फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लॉक के माध्यम से। ब्लॉक मतलब क्या होगा कि यदि आपके पास कोई ड्राइंग ऑलरेडी बनी हुई है, जैसे कि मैं बोलूँ कि मैंने एक ड्राइंग बनाई थी ये, अगर मैं बनी हुई ड्राइंग को क्या करूँ, ओपन करूँ ऐसे, और यहाँ स्केल पूछेगा, इसके बाद मैं अगर 1 कर दूं और ओके कर दूं तो ये मेरा 1:1 के रेशो पे क्या हो गया, स्केल हो गया, और ये मेरी ड्राइंग क्या हुई, यहाँ पे आ गई। कहाँ गई, नहीं आई, एक बार और देख लेता हूँ। ब्लॉक पे जाऊँगा, ओके करूँगा, तो यहाँ आ नहीं रही है, परंतु ये आ जाती है। कोई दूसरा एक्सरसाइज ले लेता हूँ, ये भी देखता हूँ, स्केल स्पेसिफाई भी दे रहा हूँ, इंसर्शन पॉइंट एंड कुछ इशू होगा, यहाँ से वो हो जाती है। सॉरी, ये आ चुकी है, यहाँ पे देखो ये आ चुकी है, ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे ये आ चुकी है, और यहाँ पे भी ये एक फ़ोटो है, यहाँ पे भी ये आ चुकी है। यदि मैं इसको फ्रंट पे क्लिक करूँ तो देखो ये टॉप पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो ये आ चुकी है ना, 2 बार आ चुकी है ये, इसीलिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है। ये बाइक हमने बनाई थी ड्राइंग में,
तो ये ऐसा है। और एक फ़ोटो ये बचाए बनाई थी एक बच्ची की, तो ये भी आ चुकी है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर एक एक ऑब्जेक्ट को हम ला के यहाँ पे कर सकते हैं। फिर इसके बाद आगे जो आता है यहाँ पे, तो और भी टूल्स को हम ला सकते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा है वो है फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर जैसे कि हमको कलर लेना है या कई प्रकार की लाइन होती है, जैसे डैश लाइन होती है, डॉट लाइन होती है, बहुत सारी प्रकार की लाइंस होती है, तो हम फॉर्मेट में जाके लाइन को ले सकते हैं, टेक्स्ट को ले सकते हैं, मतलब लिखने के लिए हमको जैसे इटालिक लेना है तो इनकी हमको ना सेटिंग करनी पड़ती है। फिर आता है डायमेंशन स्टाइल। डायमेंशन में जैसे ये डायमेंशंस दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड एनोटेशन और ISO, तो यहाँ पे हमको इन डायमेंशंस की सेटिंग करनी होती है। तो ये सब क्या है, फॉर्मेट है। फिर इसकी इसी के अंदर फॉर्मेट के अंदर यूनिट होता है, जैसे अगर आपकी ड्राइंग में mm में बनी हुई है तो आप डेसिमल लेंगे। और ये जो प्रिसीजन दिया है इसका क्या मीनिंग होता है, यहाँ पे अप टू 8 डिजिट तक यहाँ हम उसको प्रिसाइज काम कर सकते हैं। 8 डिजिट समझ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं बोलूँ आपको कि एक लाइन बनाओ जिसकी वैल्यू है 10.111111, मतलब 10.8 बार 1, तो इतना अगर एक्यूरेसी से मैं बोलूँ आपको बनाने के लिए, तो आप हाथ से नहीं बना पाओगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन यदि आपको सॉफ्टवेयर से बोलूँ, ऑटोकैड से बोलूँ, तो इट इज़ सो इजी एंड सो प्रिसाइज, सो एक्यूरेट। तो इसीलिए ऑटोकैड पे बनी हुई ड्राइंग बहुत ज़्यादा सक्सेस होती है। मशीनिंग में जब ऑपरेशन होते हैं तो बहुत अच्छी फिनिशिंग होती है, और हमारा जो जॉब होता है वो हमेशा परफेक्ट होता है, एक्यूरेसी के कारण होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये यहाँ से ये सब सेटिंग्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मेट के अंदर वेरियस टाइप की सेटिंग्स होती हैं। इन सेटिंग्स को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके एक एक टूल को पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देखो अगला जो दिया हुआ है टूल्स, ठीक है। अगला जो दिया हुआ टूल्स, मेन मेनू ब्राउज़र के अंदर टूल्स, तो पहले नंबर पे दिया हुआ वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग एंड ऑटोकैड क्लासिक। तो अभी आप देखो तो ऑटोकैड क्लासिक में क्लिक है। और मैं आपको बताऊं तो वर्क स्पेस क्या होता है, तो वर्क मतलब होता है कार्य और स्पेस मतलब होता है जगह। तो कार्य करने की जगह को बोलते हैं वर्क स्पेस। तो वर्क स्पेस 4 प्रकार की हैं, अभी ऑटोकैड क्लासिक में हैं हम सेट। तो मतलब मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं पूरा का पूरा क्रियाकलाप, ये एक बेसिक क्लासिक वर्जन में अभी सेट है। यदि मैं इसको यहाँ से टूल्स में वर्क स्पेस को 3D मॉडलिंग में करूँगा तो इट विल चेंज इनटू 3D मॉडलिंग, और 3D मॉडलिंग में 3D के टूल्स सामने ज़्यादा रहेंगे जो कि 3D ड्राइंग बनाने के लिए हेल्प करेंगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया तो इट विल चेंज इनटू 3D मॉडलिंग। अब ये जो है 3D मॉडलिंग के अंदर ये हम आ चुके हैं। टूल्स वही सब होते हैं यहाँ पे, परंतु कुछ अंदर चले जाते हैं, कुछ इधर उधर से आपको निकालना पड़ता है। इसीलिए क्लासिक में आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है, 0 से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। फिर आप चाहें तो 3D में भी काम कर सकते हैं, और ऊपर जो 2-3 और दिए हैं उस पर भी आप काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे यदि आपको 3D से वापस क्लासिक में जाना है तो देखो यहाँ पे ऊपर ये जो मेन लाइन दी है ना, इसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। और इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पे ये देखो तो ये दिया हुआ 3D मॉडलिंग। इफ दिस ऑब्जेक्ट डिड नॉट शो इन योर कंप्यूटर देन यू हैव टू क्लिक इन दिस साइट। देखो नीचे बॉटम में, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो तो ये बॉटम में यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे भी वही चीज दी हुई है जो यहाँ पे दी हुई है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों जगह से इसको स्विच कर सकते हैं। अब मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ। देखो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे भी वही मेनू आ रहा है, और मैं इस पे भी क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे भी वही मेनू आ रहा है। तो मैंने इसको यहाँ से भी स्विच कर लिया, और मैं चाहता तो यहाँ से भी स्विच कर सकता था। अब देखो यहाँ पे मैंने जैसे ही इसको स्विच किया तो ये कुछ टूल्स सामने आ गए। इनको मैं चाहूँ तो हटा भी सकता हूँ और डिस्प्ले पे वापस ले भी सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है।
फिर इसके बाद देखो पैलेट्स आता है। पैलेट्स में भी वेरियस टाइप्स के टूल होते हैं, जैसे कि टूल पैलेट, पैलेट के अंदर भी एक होता है टूल पैलेट्स। तो पैलेट्स में क्लिक किया मैं, टूल पैलेट्स में। जैसे आपको केवल 2D में आर्किटेक्चर के टूल्स चाहिए, जैसे ये है आपका, क्या है ये भैया, तो ये है आपका यहाँ विंडो का स्टाइल, और यहाँ पे ये डोर का स्टाइल, और यहाँ पे आपका ये अलग अलग प्रकार के स्टाइल्स हैं। तो इनको आपको, अगर आपको डायरेक्टली लेके आना है तो आप यहाँ 2D में बना सकते हो। यदि आपको इलेक्ट्रिकल के टूल चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन द इलेक्ट्रिकल, एंड जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और आप इनको ले सकते हो, तो फिर आप इनका भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, क्या हुआ भाई, ठीक है। जैसे कि मैंने एक अभी ये टूल लिया है ना, तो ये क्या है, वाइट है ना, तो ये कोई एक इलेक्ट्रिकल का कोई कंपोनेंट होगा जिसको मैं नहीं जानता हूँ, परंतु इलेक्ट्रिकल वाले इसको अच्छे से समझ जाएंगे, और मैकेनिकल वाले भी समझ सकते हैं अगर सीखेंगे तो। ठीक है, फिर जैसे सिविल का है, तो सिविल में भी कुछ टूल्स प्रयोग करते हैं, सिविल के भी हो गए। फिर इसके बाद स्ट्रक्चर के, इसके बाद ये बहुत सारे हैं, ब्रिक्स के, जैसे ब्रिक्स की स्टाइल आपको लेनी है तो यहाँ पे देखो, तो ये ब्रिक्स की स्टाइल आ जाएगी, है ना। यहाँ पे ये कई प्रकार के, तो ये ऐसे टूल्स हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल पैलेट्स। और टूल पैलेट्स कहाँ पे, टूल के अंदर। फिर इसके बाद अगला आता है टूल बार। टूल बार में जैसे ही एरो करते हैं तो यहाँ पे ऑटोकैड लिख के आता है, और ऑटोकैड में क्लिक करते हैं, एरो करते हैं, तो यहाँ पे पूरी ऑटोकैड की एक लिस्ट आती है। ऑटोकैड टूल बार कौन से होते हैं यहाँ पे वो सब आपको मिलेंगे, और ये टूल बार आपको एक्सेस करना है तो गो टू द टूल्स, टूल बार ऑटोकैड, और यहाँ पे कोई सा भी टूल बार जब आप पढ़ लेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा और आपको किसी पर्टिकुलर टूल बार की आवश्यकता है तो आपको टूल बार लेके आना पड़ेगा डिस्प्ले पे, यदि आप ऑटोकैड क्लासिक में काम कर रहे हैं तो। ठीक है, तो जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला टूल बार, कौन सा वाला, मेजरमेंट टूल चाहिए, या मुझे मॉडलिंग टूल बार चाहिए, तो मैं इस पर डायरेक्टली ऐसे क्लिक करूंगा तो ये जो टूल बार है डिस्प्ले पे आ जाएगा। यदि आप अभी नए हैं तो आपको पता नहीं चलेगा सर ये कहाँ से आ गया, ये पहले से तो नहीं था, परंतु ये टूल बार अगर आपको फिर से लाना है, अभी देखो मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं टूल्स पे जाता हूँ, टूल बार पे जाता हूँ, ऑटोकैड पे जाता हूँ, और यहाँ पे फिर मॉडलिंग में क्लिक करता हूँ, तो देखो अभी मॉडलिंग में यहाँ पे ये उपस्थित हो गया है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ कि अभी थोड़ी देर से 1 मिनट के बाद अपना टाइम समाप्त हो जाएगा, तो मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगा। ठीक है, अब भी तो फिर से आपको ज्वाइन कर लेना है, जितने बच्चे अभी कनेक्टेड हैं वो फिर से ज्वाइन कर लें। ये एक परिचय वाला जो सेक्शन है मैं आपको पूरा आज इंट्रोड्यूस कर दूंगा, फिर अपन आगे की क्लास लेंगे। इसको समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि ये बेसिक आपको सब कुछ पता चल जाता है परिचय, तो आपको जब ड्राइंग बनाते हैं तो बहुत आसान तरीके से हम उसको कर सकते हैं। लेकिन यदि आपका परिचय नहीं होगा अपने सॉफ्टवेयर से तो आप ड्राइंग बनाने में असमर्थ हो जाएंगे, और फिर आपको यही रोज़ समझाना पड़ेगा बार बार, तो हम पढ़ेंगे कब। तो 1 मिनट का समय जो बचा हुआ है इसके बाद हमारी लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगी, फिर हम आपको एक लिंक तुरंत भेज देंगे उसी ऑटोकैड के ग्रुप पे, और मैं अपने जूम एप्लीकेशन पे भी भेज दूंगा, क्या नाम से, अपने इस पे क्या है भाई ये मेरा स्टेटस पे भी भेज दूंगा, तो स्टेटस से भी जो बच्चे चाहें तो वो ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, मैं भेजने वाला हूँ, जैसे ही लिंक ख़त्म होती है तो फिर आप तुरंत कनेक्ट हो जाएं, बिल्कुल तुरंत कनेक्ट हो जाएं। ठीक है, सेकंड बचे हुए हैं।